हेलो एंड वेलकम टू अकेडमी फॉर सिविल एक्सेलेंस। और आज हम बात करेंगे वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स जो कि अभी न्यूज़ में है और आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अरावलीज। और इस टॉपिक का नाम मैंने रखा है ओल्डर देन हिमालयाज एंड वीकर देन पॉलिटिक्स, बिकॉज हमें ये बात पता है कि अरावलीज जो हैं वो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, और ये हिमालयाज से भी पुराने हैं। और हिमालयाज के बारे में हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स इसीलिए हैं क्योंकि इनकी हाइट अभी भी बढ़ती जा रही है। इसके दो कारण हैं। एक कारण है टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, और इसी के आगे इसका सब पॉइंट ये है कि जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ। और जब ये बार बार उससे टकराती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो हिमालयस की हाइट जो है वो बढ़ती जाती है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक, उससे पहले कुछ यूपीएससी एसेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। यानी कि जब भी आप कोई भी टॉपिक अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए पढ़ेंगे, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज मतलब कोई भी टॉपिक अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रेप के लिए पढ़ रहे हैं, इसकी दो लिंकेजेस हैं। पहली है बैकवर्ड लिंकेज जो कनेक्ट होता है स्टैटिक के साथ, और दूसरी है फॉरवर्ड लिंकेज जो कनेक्ट होता है करंट अफेयर्स के साथ। अब हमें हमेशा सुनने को मिलता है कि स्टैटिक इज द किंग। यस, स्टैटिक इज द किंग। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि करंट अफेयर्स का जो केस है वो बहुत ही अनसर्टन है। यानी कि अगर मैं आपको 15 महीने के क्या 15 साल के भी करंट अफेयर्स पढ़ा दूं, तो भी हमें ये 100% श्योरिटी नहीं है कि हमने जो पढ़ा है उसी के अंदर से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इन्हीं के कारणों की वजह से आज आपको मार्केट के अंदर डिफरेंट ट्रिक्स जो हैं वो सिखाई जा रही हैं क्वेश्चंस के साथ डील करने के लिए। लेकिन स्टैटिक किंग इसीलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक स्टैटिक में पढ़ेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज के टॉपिक अरावलीज के बारे में बात करें, ये भी आप दो सब्जेक्ट्स के स्टैटिक में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी स्पेसिफिकली इंडियन मैपिंग, और दूसरा है एनवायरनमेंट। तो अगर आप ये अश्योर कर लें कि आपका स्टैटिक बहुत क्लियर है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो आप ये श्योर कर पाएंगे कि आप प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन के साथ डील कर ले। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। द सेकेंड थिंग इज योर पीवाईक्यू लिंकेज। इससे ज्यादा जरूरी आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस बोथ। अब अगर हम प्रीलिम स्पेसिफिक बात करें तो पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज हमें जो पता चलती है पीवाईक्यूज देख के, दैट इज स्टाइल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। मतलब हमें यह पता चलता है कि यूपीएससी कौन से थीम से और कौन से सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस पूछती है। दूसरी चीज जो हमें पता चलती है कि यूपीएससी किस थीम से और किस सब्जेक्ट से कितने डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछती है। इसे हम लेयरिंग भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार ऐसा होता है कि यूपीएससी किसी एक सब्जेक्ट से, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, एक पर्टिकुलर थीम के बारे में ही बार बार सवाल पूछती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि एक्ट्स से हर साल क्वेश्चन आ रहा होता है, और उनमें से भी कोई एक दो एक्ट्स ऐसे हैं जिसको यूपीएससी ने बार बार पूछा है, लेकिन हर बार जब यूपीएससी पूछती है तो उसका एक डेप्थ और ज़्यादा अंदर चली जाती है। इसका मतलब हमें फोर्थ कमिंग ईयर्स के लिए उसी टॉपिक को पढ़ना तो है, लेकिन थर्ड लेवल पर जाकर पढ़ना है। और तीसरी चीज जो हमें पीवाईक्यू से पता चलती है, दैट इज रेपिटेटिवनेस ऑफ दैट टॉपिक, कि कितनी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इन तीन चीजों को जानने के लिए आपको सिर्फ यूपीएससी के सीएससी वाले पीवाईक्यूज पे फोकस नहीं करना है। कोशिश करनी है कि आप सीए, पीएफ, एनडीए वगैरह के क्वेश्चंस भी लगा कर जाएं, लेकिन यहां पर आपको डिस्क्रिशन यूज करनी है। सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, क्योंकि यूपीएससी का अकॉर्डिंग टू देयर एग्जामिनेशन स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग भी बदलता है। और तीसरी चीज जो यूपीएससी एसेंशियल में आती है, दैट इज योर टॉपिक स्पेसिफिक गेम। टॉपिक स्पेसिफिक गेम, जैसे कि अगर हम आज के टॉपिक के बारे में बात करें, अरावलीज के बारे में, इट इज एन इंटरमिंगलिंग ऑफ टू सब्जेक्ट्स, दैट इज एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। और ये यूपीएससी में भी देखा गया है कि यूपीएससी आजकल ये दोनों सब्जेक्ट्स के थीम्स को कंबाइन करके बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस डिजाइन करती है। अच्छा, अभी ज्योग्राफी की बात करें तो हमें पता है कि हमारे लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नथिंग कैन रिप्लेस एनसीईआरटीज ऑन इन दिस अर्थ व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन प्लेसेस इन न्यूज़, जिससे हर साल 3 से 4 सवाल आते ही हैं प्रीलिम्स के अंदर। प्लेसेस इन न्यूज़ में वो वर्ल्ड भी कवर करता है और इंडियन ज्योग्राफी भी। और इंडियन मैपिंग का ही आज ये टॉपिक है अरावलीज। और एनवायरनमेंट का हमें पता ही, आप न्यूज़ में देख रहे हैं इतनी सारी मूवमेंट्स चल रही हैं अरावलीज को बचाने के लिए, तो एनवायरनमेंट तो कनेक्टेड है ही। नाउ कमिंग ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक। अब ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने
जो है एक यूनिफॉर्म और एक साइंटिफिक डेफिनेशन, उनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक डेफिनेशन अरावलीज की अपना ली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की कमेटी ने दी थी उन्हें दो चीज़ों के लिए, एक तो माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए और दूसरी चीज़ है इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है माइनिंग को कुछ कोर एरियाज में, जैसे कि कोई प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, वो इको सेंसिटिव जोन्स हो सकते हैं, वो टाइगर रिजर्व्स हो सकते हैं, वेटलैंड्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एटॉमिक मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स। आपको पता होने चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि कितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनके बारे में हमें पता है। इसके अंदर आपको बस इतना ही जानना है। अब डेफिनेशन डिजास्टर ही है जिसके कारण इतनी सारी मूवमेंट्स आपको देखने को मिल रही हैं, चाहे वो फिजिकल मूवमेंट्स हो राजस्थान के अंदर या फिर ऑनलाइन मूवमेंट्स हो, जिसमें सरकार को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आपने अरावलीज को या फिर एनवायरनमेंट को खराब करने का बिल्कुल डिसीजन ले लिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली का AQI भी बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। तो डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनाई है उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरावली हिल्स की जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी लैंडफॉर्म जिसकी हाइट जो है 100 मीटर्स या फिर उससे ज़्यादा है उसको हम अरावली हिल्स मानेंगे। और इसकी जो प्रोटेक्शन है, ये 100 मीटर्स वाली जो डेफिनेशन है, इसमें पूरा हिल सिस्टम जाएगा, इंक्लूडिंग सपोर्टिंग स्लोप्स और एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स, इररिस्पेक्टिव उनकी हाइट कितनी है। अब लोगों को लग रहा है कि 100 मीटर से कम वाले हिल्स क्या अरावली हैं ही नहीं, तो आप उन्हें माइनिंग में डिस्ट्रक्ट कर देंगे। इसी एप्रीहेंसिवनेस की वजह से इतनी सारी मूवमेंट्स हो रही हैं। आगे अगर अरावली रेंज की डेफिनेशन की बात की जाए, ये माना गया है एक क्लस्टर, एक ग्रुप को, जो कि 2-4 हिल्स से मिलकर एक क्लस्टर बनता है, लोकेटेड 500 मीटर, एक दूसरे के 500 मीटर के आसपास जो भी क्लस्टर बनेगा हिल्स का, उसे अरावली रेंजेस बोला गया। और उनके बीच का जो इंटरवीनिंग एरिया होगा, जो ये बीच का एरिया होगा, इसको भी इंक्लूड किया गया है इस अरावली रेंज की डेफिनेशन में। अब ये तो था कि ये न्यूज़ में क्यों है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम से रिलेटेड ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट अरावलीज का। सबसे पहले देखें, अरावली रेंजेस जो हैं वो हमें पता है हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर ये जो है लोकेटेड है, और ये स्ट्रेच करता है हमारे 4 स्टेट्स में, दैट इज दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। गुजरात में अगर आप स्पेसिफिक बात करेंगे तो पालनपुर पे जाके ये रुक जाता है। इसकी ओरिएंटेशन जो है वो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अच्छा, ये ओरिएंटेशन है और ये इसकी लोकेशन है, मतलब ये इंडिया के तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, लेकिन इसकी जो ओरिएंटेशन है, इसकी जो डायरेक्शन है, वो है आपकी साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अच्छा, ये इंडिया के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स में से एक है, और ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ही है, और हमने बात भी की थी कि हिमालयाज वगैरह भी इससे बहुत ज़्यादा नए हैं। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए हमें पता है 2 ब्रांचेज हैं हमारी मॉनसून की, उसमें से ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है इसे ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और यहाँ से जो इस ब्रांच से जो पूरा मॉइस्चर आता है इसे ये चैनलाइज करता है राजस्थान, हरियाणा और यूपी के पार्ट्स में। अच्छा, अब अगर हम अरावलीज को माइनिंग करके डिग्रेड कर देंगे या फिर डिफॉरेस्टेशन करके डिग्रेड कर देंगे, तो जो हमारा डेजर्टिफिकेशन है, जो थार डेजर्ट है, वो एक्सटेंड होते हुए ईस्ट की तरफ और नॉर्थ पार्ट्स की तरफ, यानी कि दिल्ली NCR की तरफ बढ़ेगा। इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू के अंदर पड़ती है। अच्छा, ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका प्री कैम्ब्रियन ओरिजिन है, मतलब अराउंड 2.5 बिलियन ओल्ड। अच्छा, अब ये एक क्लाइमेटिक डिवाइड की तरह भी एक्ट करता है बिटवीन थार डेजर्ट एंड सेमी एरिड ईस्टर्न राजस्थान। अभी मैं बात कर रही थी कि अगर हम इसे डिग्रेड कर देते हैं तो डेजर्टिफिकेशन की जो डेंजर है वो हमारे ईस्टवर्ड्स भी मूव करेगी और नॉर्दर्न साइड भी मूव करेगी। ये आप न्यूज़ देखिए, ये चीज़ लिखी गई थी कि 3.5% ऑफ द हिल्स विल बी टेकन अप फॉर माइनिंग बाय 2059, और आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनिंग कितनी ज़्यादा रैम्पेंट होती जा रही है, अराउंड 1650 स्क्वायर किलोमीटर्स। और डेजर्ट लाइक कंडीशन, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि डेजर्ट लाइक कंडीशन जैसे कि थार डेजर्ट जैसी कंडीशंस जो हैं वो दिल्ली NCR तक बढ़ती चली जाएंगी, और सैंडस्टॉर्म्स उस तरफ को मूव करेंगे। जो वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा और फौना का जो हैबिटेट है वो तो डिस्ट्रक्ट होएगा ही, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, अब अगर आप अरावली रेंजेस की बात करें तो माइनिंग करके हमने ऑलरेडी इनके बीच में बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन गैप्स बना दिए, जिसकी वजह से जो सैंडस्टॉर्म्स है वो मूव करके वैसे भी नॉर्थ और ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि एयर पोल्यूशन को और डस्ट स्टॉर्म्स को और भी ज़्यादा वर्जन अप कर सकता है।
अच्छा, अगर हम आगे बात करें इसका ज्योग्राफी का, अगर हम और थोड़ा डिटेल में बात करें तो हमारे लिए अब हमने ये जान लिया कि गुरु शिखर जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है, लेकिन और भी दो पीक्स हैं जो कि इस रेंज के अंदर पड़ती हैं। फर्स्ट इज योर सैर पीक एंड दी सेकंड इज योर रघुनाथगढ़ हिल। अगर अब हम बात करें यहाँ की रिवर्स की, कौन कौन सी ऐसी मेजर रिवर्स हैं जो कि अरावली से निकलती हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तीन ही रिवर्स हैं। फर्स्ट इज योर साबरमती रिवर, सेकंड इज योर बानस रिवर एंड थर्ड इज योर लूनी रिवर। एक साहिबी रिवर भी है जो कि एक छोटी रिवर है, इसको भी आप याद रखें। आगे अब हम डिटेल में देखेंगे लूनी रिवर के बारे में। लूनी रिवर जो है वो अरावली रेंजेस में अजमेर के वेस्ट साइड से निकलती हुई थार डेजर्ट की तरफ गुजरती है और इसे सागरमती भी बोला जाता है जब ये अपने अपर कोर्स में होती है। गोविंदगढ़ के पास ये सरुस्ती या फिर सरस्वती रिवर को ज्वाइन करती है और उसके कॉन्फ्लुएंस में इसे अपना नाम मिलता है विच इज लूनी, और फाइनली ये रन ऑफ कच्छ में जाके मिलती है। और लूनी से रिलेटेड PYQ भी है हमारे पास कि यूपीएससी से रिलेटेड पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है विच इज इन 2010। तो आइए हम इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ खंबात, इनटू गल्फ ऑफ कच्छ, इनटू पाकिस्तान एंड मर्जेस विद ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस एंड इट इज लॉस्ट इन मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। जैसा हमने ऊपर पढ़ा था इसका आंसर है डी, इट इज लॉस्ट इन मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट रिवर जो कि अरावली से ओरिजिनेट करती है इस बानस रिवर, जो कि ओरिजिनेट करती है नियर कुंभलगढ़, नॉर्थ ईस्टवर्ड मूव करते हुए चंबल रिवर से जाके मिलती है। इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं बैराक रिवर एंड कोटारी रिवर। इसको आपको बराक रिवर से कंफ्यूज नहीं करना है, और अगर आपको बराक रिवर के बारे में पता है डू कमेंट डाउन बिलो। इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट डैम भी है जिसका नाम है बिसालपुर डैम। नेक्स्ट रिवर जो कि अरावली से ओरिजिनेट करती है इस साबरमती रिवर, एक मॉनसून फेड रिवर है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अच्छा, यूपीएससी की ये हिस्ट्री है कि यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड है इन आस्किंग कि कौन सी रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग है और कौन सी रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है। यानी कि जब भी आप कोई रिवर पढ़ते हैं आप ओरिजिनेशन पॉइंट तो पढ़ते ही हैं कि ये हिमालय से ओरिजिनेट करता है, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करता है। आपको इतना अंदाजा भी होना चाहिए कि मूवमेंट यानी कि डायरेक्शन ऑफ द रिवर किस तरफ से है, क्योंकि यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में इसे कंफ्यूज करती है। साबरमती रिवर जो है वो अरावलीज माउंटेन से ओरिजिनेट करती है और अपने इनिशियल कोर्स में वाकल नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात से गुजरते हुए ये मिलती है गल्फ ऑफ खंबात में। अब आपको पता चला होगा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में गल्फ ऑफ खंबात क्यों एक ऑप्शन में था, आपको कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट जो हमें इस चीज में पढ़ना है दैट इज बेल्ट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, क्योंकि अरावलीज आर वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से वहां पर माइनिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डैमेज भी हो रहा है अरावलीज को। अच्छा, पहला इंपॉर्टेंट मिनरल है कॉपर, जिसकी खेतरी माइंस देखने को मिलती हैं। जिंक, जिसकी जवार माइंस हैं, ये उदयपुर के अंदर रफली लाई करता है। देन देयर इज लेड एंड नेक्स्ट इज मार्बल, और हम सबको पता है राजस्थान का मकराना मार्बल कितना फेमस है और ये वहाँ का GI टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी है। हमें ये भी पता है कि मकराना मार्बल जो है इसका इस्तेमाल ताजमहल के अंदर भी हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट इज फॉस्फोराइट, जिसका यूज होता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। रादर देन हम किसी रैंडम टेस्ट सीरीज को फॉलो करें, इट इज बेटर कि हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम का क्वेश्चन उठाएं फॉर द प्रैक्टिस। ऑल्दो ये क्वेश्चन राजस्थान के प्रीलिम्स का है, इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस टू एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग, और आपको पता चलता है कि आपको कितना इस टॉपिक के बारे में समझ में आया है। पहली स्टेटमेंट है कि अरावली रिस्ट्रिक्ट करता है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट, रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल द रिवर्स ऑफ राजस्थान हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम अरावली। Third statement is distributional pattern of rainfall in Rajasthan is not affected by Aravallis, and D, Aravali region is rich in metallic minerals. अच्छा, अगर आपने यूपीएससी की कुछ ट्रिक्स फॉलो की हैं या कभी आपने कोई वीडियो देखी है, आपको ये बात पता चली होगी कि हमेशा कहा जाता है दैट एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स इन यूपीएससी आर रॉन्ग। और अगर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी करें, ऐसा हो सकता है कि राजस्थान की सारी रिवर्स एक ही जगह से निकल रही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सी स्टेटमेंट की बात करें, अगर राजस्थान के रेनफॉल पर या फिर वेदर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता तो लोग इतना ज़्यादा मूवमेंट क्यों करते, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स क्यों चलती। और हमने ऊपर पढ़ा भी है कि अरावली जो है वो थार डेजर्ट की एक्सपेंशन को रोकता है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। सो ए
and D statement are correct. So answer is D. So it is a very easy question, a very direct question, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन करने से हमें ये बात समझ में आती है कि टॉपिक हमें क्लियर है. Thank you so much. Keep learning and ace your exam.